नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा कुछ तथ्य जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो कृषि पर आधारित होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं 10-15 पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट्स याद रखिएगा कि जो राज्य में 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से 76% कृषक लघु तथा सीमांत सीमांत कृषि श्रेणी के कृषक हैं। ठीक है, राज्य में कुल टोटल 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से 76% जो कृषक हैं वो लघु तथा सीमांत कृषि श्रेणी के कृषक हैं। ठीक है, राज्य का जो 80% जनसंख्या है, राज्य का 80% जनसंख्या कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग, पर आश्रित हैं। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य का 80% जनसंख्या कृषि पे या फिर कृषि पे आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित हैं। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? छत्तीसगढ़ में आजीविका का मुख्य साधन जो है वो कृषि ही है, क्योंकि राज्य की 80% जनसंख्या कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग पर ही आश्रित है। तो हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि आजीविका प्रधान राज्य है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ कृषि पर आधारित एक राज्य है। छत्तीसगढ़ की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित है। तो और ये भी बोला कि राज्य का 80% जनसंख्या कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग पर ही आश्रित है। तो हम बोल सकते हैं कि राज्य का जो अधिकतर क्या लगभग जो जनसंख्या या जनभार है कृषि पर निर्भर है, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग पूर्णतः रूप से अर्थव्यवस्था हेतु कृषि पर ही आधारित हैं। ठीक है, अब यहाँ की जो कृषि है, कृषि में भी किस प्रकार की फसलों की प्रधानता है? तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। कृषि में भी खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर खाद्यान्न फसल ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो कृषि भूमि होती है छोटे छोटे खेतों के रूप में बटी होती है। छोटे छोटे खेतों के रूप में है।
यहाँ की जो कृषि भूमि है छोटे छोटे खेतों के रूप में बटी हुई है, छोटे छोटे खेतों के रूप में है। अब सर्वाधिक जो राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ जो क्षेत्र है, कृषि योग्य बोल सकते हैं, उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है राज्य का, वो है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग या महानदी बेसिन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग महानदी बेसिन। अब यहाँ पे मैंने जब आपको जलवायु पढ़ा रहा था तो बोला भी था कि यहाँ की जो जलवायु मतलब यहाँ पे जो वर्षा जो होती है पूर्णतः मानसून पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे खेती हेतु जो कृषक होते हैं वो पूर्णतः रूप से वर्षा पे ही आधारित होते हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो कृषि होती है वो सामान्यतः मानसून पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ की कृषि या खेती मानसून आधारित है, ठीक है, मानसून आधारित है, मानसून पर निर्भर है। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन से प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं यहाँ तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे प्रमुखतः खरीफ एवं रबी की फसलें उगाई जाती हैं। अब ये खरीफ की फसलें, रबी की फसलें क्या है आगे मैं बताऊंगा। खरीफ तथा रबी की फसलें उगाई जाती है। इसके अलावा प्रमुख फसल यहाँ की क्या है, सब लोग जानते हैं, धान। प्रमुख फसल जो है यहाँ का धान है, इस कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को, ठीक है। प्रमुख फसल यहाँ का धान है। प्रमुख तिलहन फसल मैं बोलूँ तो प्रमुख तिलहनी फसल या तिलहन फसल जो है यहाँ का वो है आपका सोयाबीन, ये याद रखिएगा। प्रमुख दलहन फसल बोलूँ तो प्रमुख दलहन फसल जो है यहाँ का चना है, ठीक है। और इन जो फसलें हैं, ये जो फसलें बता रहा है, यहाँ पे जो धान की फसल है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्रों में, सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्रों में धान उगाया जाता है, ठीक है, धान उगाया जाता है या धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक आंकड़ा मैं बताता, 31 मार्च सन 2020 तक का एक आंकड़ा है, एक क्वेश्चन आया भी है कि छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं। तो 31 मार्च 2020 तक छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 582 कृषक क्लब थे, ठीक है। अब इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है, भारत का धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हाँ, और पॉइंट याद रखिए, एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है। किसान शॉपिंग मॉल जो है वो आपके राजनांदगांव में है, ठीक है, सन 2010 में बना था ये। नेक्स्ट आता है एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी, तो एशिया की जो सबसे बड़ी इमली मंडी थी वो है इमली मंडी है वो है जगदलपुर, जो कि बस्तर संभाग के बस्तर में है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला, तो ये है रायपुर ज़िले में, ठीक है ना। रायपुर ज़िले नहीं, रायपुर सिटी में है, ये याद रखिएगा। चलिए एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं शुरू से। कुछ तथ्य हैं कृषि से रिलेटेड। तो राज्य की जो 37.86 लाख कृषक परिवार है राज्य में कुल टोटल,
जिनमें से 76% कृषक जो है लघु तथा सीमांत कृषि श्रेणी के कृषक हैं। ठीक है। दूसरा, राज्य के कुल आबादी का 80% जनसंख्या कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग पर आश्रित है। छत्तीसगढ़ में आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। कृषि में भी यहाँ पे खाद्यान्न की फसल की प्रधानता है, मतलब खाद्यान्न फसलें यहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती हैं। यहाँ जो कृषि भूमि है वो छोटे छोटे खेतों के रूप में है और सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का है वो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग या महानदी बेसिन का भाग। अब छत्तीसगढ़ की जो खेती है वो मानसून पर आधारित है। यहाँ पे जो यहाँ पे मुख्यतः खरीफ तथा रबी की फसलें ही उगाई जाती है। यहाँ का प्रमुख फसल धान है, प्रमुख तिलहन जो है सोयाबीन है और प्रमुख दलहन फसल जो है चना है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर कृषि योग्य भूमि पे धान की फसल की जाती है। 31 मार्च सन 2020 तक यहाँ पे कुल टोटल 582 जो है कृषक क्लब थे। अब यहाँ पे किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में है जो कि सन 2010 में बना था। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जगदलपुर में है, बस्तर में। कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में। ठीक है। इतना तथ्य याद करने के बाद आपको मैं 4 सन याद करवाऊंगा। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट सन है, कृषि से रिलेटेड है, कभी कभी पूछता ही है। 2012-13, 2014-15, 2014-15। 2014-15 को एक बार याद रखिए। इसमें 2 फैक्ट बताऊंगा और एक 2007 और 8। चलिए, तो 2012-13 यहाँ इस सन में क्या हुआ था, राज्य का पृथक कृषि बजट, राज्य का पृथक कृषि बजट। ठीक है, राज्य नहीं, राज्यों याद रखिए, राज्यों का पृथक कृषि बजट हुआ था 2012-13 में। ठीक है, मतलब कृषि बजट जो थे राज्य के वो अलग ही हो गया था। अब 2014-15 में क्या होता है, एक योजना चालू किया था छत्तीसगढ़ राज्य में, सब मिशन योजना। ठीक है, सब मिशन योजना चालू किया गया था सन 2014-15 में। ठीक ना, ये याद रखिएगा, आगे जब योजना पढ़ाऊंगा तो ये सब आएगा। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, प्रणाली विभाग है, उसके द्वारा क्या किया गया था, विभाग द्वारा जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जो व्यवस्था थी, धान खरीदी की व्यवस्था जो थी उसे कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटराइज्ड किया गया था। इससे ये भी क्वेश्चन आता ही है, कंप्यूटरीकृत किया गया था। ठीक है। अब एक चीज़ और, 2007-8 में क्या हुआ था, सॉरी, ये 2007-8 की बात है, जब छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया था। 2014-15 में सबमिशन योजना याद रखिएगा। उसके अलावा 2014-15 में क्या हुआ था, शून्य ब्याज पर किसानों को कृषि ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। किसानों को कृषि ऋण देने की व्यवस्था की गई सन 2014-15 में। इतना याद रखिएगा। फिर से देख लेते हैं, 2012-13 में क्या हुआ था, राज्यों का पृथक कृषि बजट चालू किया। 2014-15 में क्या हुआ था, सबमिशन योजना बना। उसके अलावा शून्य ब्याज पर किसानों को कृषि ऋण देने की व्यवस्था की गई 2007-8 में।
छत्तीसगढ़ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग है उसके द्वारा समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी होती है उसे कंप्यूटराइज किया गया था 2007-8 में। ठीक है, ये हो गया फैक्ट की बात। अब फैक्ट हो गया, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि अनुसंधान केंद्र वगैरह, ठीक है ना, कृषि से रिलेटेड, कृषि उत्पाद से रिलेटेड कुछ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कौन से शहर पे है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक मतलब फुल टोटल 7 ही इम्पोर्टेंट है जिन्हें याद रखना है। छत्तीसगढ़ में राजकीय, राज्य का है इसलिए राजकीय अनुसंधान केंद्र, ये सिर्फ मैं कृषि से रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला जो है कोसा अनुसंधान केंद्र, कोसा अनुसंधान केंद्र ये जो है बस्तर जिले में है। ठीक है, दूसरा काजू अनुसंधान केंद्र, ये भी बस्तर जिले में है। तीसरा टोमेटो रिसर्च सेंटर, टोमेटो रिसर्च सेंटर ये जो है आपके मेन पार्ट में है। अब टोमेटो रिसर्च सेंटर में यहाँ पे मेन पार्ट बता दिया, तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टमाटर राजधानी क्या है तो बहुत लोग कन्फ्यूजन से मेन पार्ट को लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं कि टमाटर की राजधानी लुडेंग नामक जगह को बोला जाता है, लुडेंग, जो कि आपके जसपुर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अनुसंधान केंद्र में ही। टोमेटो रिसर्च सेंटर का है मेन पार्ट में। उसके बाद कोसा संबंधित जिले, इससे पहले मैं आपको कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में बता दूं। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में। अब कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में है, इससे पहले मैं आपको भी बताया था कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला, वो भी रायपुर में। कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला ये भी रायपुर में है। नेक्स्ट चावल अनुसंधान केंद्र, छठवां चावल अनुसंधान केंद्र ये भी रायपुर में ही है, लेकिन जगह का नाम याद रखिए लाभांडी, जो कि रायपुर जिले में ही है। ठीक है, अब जो था चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी में है, इसकी जो स्थापना हुई 1903 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। राज्य का सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र, सबसे पुराना जो है वो रिसर्च सेंटर यही है। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना जो रिसर्च सेंटर है यही है। चलिए एक और याद रखिएगा, चाय का संवर्धन। तो चाय का जो संवर्धन है वो जसपुर में किया जा रहा है। ठीक है, जसपुर। चलिए कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर, काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर, टोमेटो रिसर्च सेंटर ये आपका मेन पार्ट, लेकिन टोमेटो राजधानी लुडेंग जसपुर। कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर 1903 में बना। रायपुर का सबसे पुराना रिसर्च सेंटर यही है। चाय का संवर्धन जसपुर में। अब एक तथ्य और याद रखिएगा, सन
2010-11 ऐसे याद मत रखिए इसको। एक पुरस्कार का ही नाम बता देता, वो है कृषि कर्मण पुरस्कार। कृषि कर्मण पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। और किस काम के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार? तो जो कृषि योजनाएं हैं, कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, ठीक है, द्वारा, कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा रिकॉर्डवार उत्पादन के लिए, मतलब कृषि योजनाओं के तहत अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है कृषि योजनाओं के द्वारा, तो इसके लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। अब इसकी जो राशि है 5 करोड़ रुपया है। ये पुरस्कार की जो राशि है वो 5 करोड़ रुपए है। और पहले यह राशि कितनी थी? 2 करोड़ रुपए थी। पहले यह राशि 2 करोड़ रुपए थी, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं वो कब कब मिले हैं, किसके किसके लिए मिले हैं, वो याद रखिएगा। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो जायज़ सी बात है कि अधिकतर कृषि कर्मण पुरस्कार आपको धान के लिए ही मिले होंगे। दो 2015-16 तक आप याद रखिए, ठीक है। ये धान है 2010-11 में, 2012-13 में धान मिला, 2013-14 में भी धान में मिला, 2014-15 में दलहन हेतु मिला, और 2015-16 में आपको खाद्यान्न हेतु मिला, ठीक है। कृषि कर्मण पुरस्कार जो है भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा रिकॉर्डवार उत्पादन के लिए। पहले 5 करोड़ रुपए पहले 2 करोड़ रुपए दिया जाता था, अब 5 करोड़ दिया जाता है। सन 2010-11 से छत्तीसगढ़ में कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। 2010-11 में धान के लिए, 12-13 में धान के लिए, 13-14 में भी धान के लिए, 14-15 में दलहन के लिए, और 15-16 में आप 16-17 में, 15-16 नहीं, 16-17 याद रखिएगा, 16-17 में खाद्यान्न के लिए मिला था, ठीक है। अब अवार्ड याद किए तो एक और फैक्ट है वो देख लीजिएगा अवार्ड से रिलेटेड। सन 2017 में छत्तीसगढ़ को उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, उद्यानिकी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ सन 2017 में। इसके लिए, उद्यानिकी के लिए, ठीक है। चलिए अब कृषि विपणन को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कृषि विपणन को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग मेन कृषि पे आएंगे। कृषि विपणन या फिर इसे ही मंडी बोला जाता है। अब मंडी क्या होता है? जो छत्तीसगढ़ के जो किसान होते हैं ना, जो भी उनके द्वारा उगाए गए जो खाद्यान्न होते हैं, धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, कुछ भी लघु वनोपज वगैरह हो गया,
कृषि उपज मंडियाँ बहुत सारी रहती है ना, ये एक जगह पे जाके अपने इन खाद्यान्नों को सरकार को, गवर्नमेंट को बेचते हैं, ठीक है। तो उन्हीं जगह को बोला जाता है क्या, कृषि विपणन या मंडी। तो इससे रिलेटेड याद क्या क्या रखना है वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन या मंडी इसको बोलते हैं, केंद्र नाम क्या है इसका, ठीक है, मतलब है कहाँ ये छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन केंद्र कहाँ है ये, रायपुर में है, ठीक है, रायपुर में है। और इसके बोर्ड का जो गठन हुआ, बोर्ड का जो गठन हुआ, दिनांक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सन याद रखिए 2003 में, 12वां महीना दिसंबर में हुआ, तो 2003 लास्ट, ठीक है ना, लास्ट मंथ दिसंबर में याद रखिएगा। दूसरा, जो उत्पादित जो फसलें हुए उनका भंडारण कहाँ करते हैं, उत्पादित फसलों का जो भंडारण होता है वो होता है राज्य भंडार गृह निगम जो रायपुर है, राज्य भंडार गृह निगम जो रायपुर है, इसके बहुत सारे, मतलब राज्य में बहुत सारे भंडार गृह वहाँ पे इनका फसलों का भंडारण किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ, जिसे मार्कफेड भी बोला जाता है, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ मार्कफेड, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की जाती है। अब छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य नगर आपूर्ति, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति निगम, इसके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मक्का की खरीदी की जाती है। लघु वनोपज की खरीदी कौन करता है, लघु वनोपजों की खरीदी जो है छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ, इसे ट्राइफेड भी कहते हैं, ठीक है, ट्राइफेड भी कहते हैं। जो कृषि उपज मंडियां हैं, कृषि उपज मंडियों का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य इनका क्या है, क्यों बनाया गया है कृषि उपज मंडियों को, आखिर किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि उपज मंडियों को छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया गया है। तो इसके निम्न उद्देश्य हैं, जनरली 3 ही हैं। पहला, कृषकों को शोषण से बचाना। अब इसका मतलब क्या है कि जब कृषक अपनी फसल को बेचने, अगर मंडी ना रहे तो अपनी फसल को बेचने बाज़ार पे जाता है, ठीक है ना, किसी सेठ के पास जाता है, किसी साहूकार के पास जाता है, तो क्या होता है, उसको जो वाजिब दाम मिलना चाहिए उसके फसल का वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो एक प्रकार से उनका मतलब जबरन भी ले लेते तो शोषण ही हो रहा है। तो इससे बचाने के लिए कृषि उपज मंडियों का बनाने का मतलब, कृषि उपज मंडियों को बनाने का मेन उद्देश्य यही है, ठीक है ना। और भी क्या है, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब ये क्या है, अब जब किसान बेचने जाएगा तो वो अलग अलग जगह जाके मतलब ट्राई करेगा कि ज़्यादा रेट मेरे को मिले, ठीक है। वो एक जगह जाके रेट पता करेगा अपने फसल का कि कितना मूल्य मिल रहा है, दूसरे जगह उसको ज़्यादा मूल्य मिल रहा है, तो कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाऊं और अपने जो फसल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेट पाऊं, ठीक है ना। तो बहुत जगह जाना पड़ता, तो उसको एक प्रकार से असुविधा हो रहा है, ठीक है। तो कृषि उपज मंडियों को बनाने का यही उद्देश्य थे कि किसान एक जगह पे जाएं
और जो फिक्स्ड रेट है, जो तय रेट है, वो उस दर पे, उस मूल्य पे अपनी फसल को सरकार को बेच सकें। ठीक है। तीसरा, समयावधि में किसानों को उचित मूल्य दिलाना। अब इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कृषि विपणन मंडी क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी रायपुर में है, जिसका निर्माण सन 2003 में किया गया था। जो बोर्ड है इसका गठन सन 2003 में किया गया था। उत्पादित फसलों का जो भंडारण होता है वो राज्य भंडार गृह निगम रायपुर द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जो किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ मार्कफेड द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा। लघु वनोपजों की खरीदी कौन करता है छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ या ट्राइफेड द्वारा। और उद्देश्य तो वही है कि कृषकों को शोषण से बचाना, वाजिब मूल्य दिलाना, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी संख्या क्या है? वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य में है वहाँ पे कृषि उपज मंडियों की संख्या जो है, कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 है। जो उप मंडियाँ कार्यरत हैं, उप मंडियाँ जो कार्यरत हैं उनकी संख्या 118 है। प्राथमिक कृषि साख समिति, इसकी संख्या 2058 है। और कुल उपार्जन केंद्र, कुल उपार्जन केंद्र 2048 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एग्जाम में एक चीज़ और पूछ सकता है इससे रिलेटेड, फसलों का औसत उत्पादन। ये याद रखिएगा, फसलों का औसत उत्पादन। लेकिन मेरे पास अभी डेटा है नहीं 2020-21 का। ठीक है, 21-22 का भी नहीं है, 2019-20 का है। तो अभी इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण नाम का एक बुक आता है, उसमें आपको ये सब डेटा मिल जाएंगे, जो मैं बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन अपना जो कृषि है। ठीक है, उसको, ये तो हो गए फैक्ट्स की बातें। ठीक है, इतना ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। कृषि का वर्गीकरण, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृषि का वर्गीकरण। किसमें? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण। तो कृषि का जो वर्गीकरण किया गया है छत्तीसगढ़ में, पहला देख लेते जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर जो है, जलवायु या मौसम के आधार पर इसे छत्तीसगढ़ में 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक साइड जलवायु के आधार पर, दूसरा साइड जो है उपयोग के आधार पर। जलवायु के आधार पर का मतलब यह है कि डिफरेंट गर्मी, सर्दी, बरसात में अलग अलग प्रकार की खेती छत्तीसगढ़ में की जाती है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जलवायु के आधार पर। और दूसरा जो मैं बताया उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर कहने का मतलब है कि डिफरेंट प्रकार के फसल छत्तीसगढ़ में उगाए जाते हैं, सबका उपयोग अलग अलग है। कोई खाद्यान्न फसल है, कोई दलहन है, कोई तिलहन है, कोई नगदी फसल है। ठीक है, तो सबको मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो जलवायु के आधार पर ये 3 भागों में बांटा गया है। एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है। या छत्तीसगढ़ में कृषि को या फसलों को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये है आपका 4 भाग। ठीक है, उपयोग के आधार पर 4 भाग और जलवायु के आधार पर
3 भाग। पहला जो है खरीफ फसल, दूसरा है रबी का फसल, तीसरा है जायद फसलें। उपयोग के आधार पर 4 भाग। पहला है आपका खाद्यान्न फसल, दूसरा है दलहन, तीसरा है तिलहन और चौथा जो है वो है नगदी फसल। इसे वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। बारी बारी से एक को हम लोग देखते हैं। पहले जलवायु के आधार पर पढ़ लेते हैं। तो पहला जो मैं बताया वो खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, इसको आप याद रखिएगा। इससे इम्पोर्टेंट जो भी तथ्य है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो फसल 15 जून से 15 अक्टूबर तक लगाया जाता है वो पूरे खरीफ की फसल है। मतलब 15 जून से 15 अक्टूबर तक क्या होता है, वर्षा काल होता है, वर्षा ऋतु होता है। तो वर्षा ऋतु में जो फसलें लगाई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें कही जाती है। इन्हें क्या किया जाता है कि वर्षा ऋतु के शुरुआत में बोई जाती है, शीत ऋतु में काट ली जाती है। शीत ऋतु नहीं, शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। तो फसल है खरीफ की फसल, ठीक है। अब ये वर्षा ऋतु में, मैं चूँकि बोला कि छत्तीसगढ़ की पूरी कृषि मानसून पर आधारित होती है, क्योंकि खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में ही बोई जाती है, ठीक है, वर्षा ऋतु में ही उगाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फसलें पूर्णतः बरसात पर निर्भर करती है, बरसात या वर्षा पर निर्भर होती है। अर्थात इन्हें सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जो खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलों में क्या क्या आता है देख लीजिए। धान, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी और मक्का। इतनी फसलें छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसलों में आती है, जिनमें से धान जो है 75% भाग पर खेती होती है, किसकी, धान की, खरीफ के समय, खरीफ की फसलों में, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इतना आपको खरीफ की फसल में याद रखने का ज़रूरत है। दूसरा है रबी की फसल, रबी की फसल। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है 15 अक्टूबर से 15 फरवरी, मतलब शीत ऋतु या ठंड के समय में, शीतकाल, शीत ऋतु या ठंडी के समय में यह फसल होती है। मतलब शीत ऋतु का जब प्रारंभ होता है तब इसे बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के प्रारंभ में इसे क्या किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। चूँकि ठंडी के समय में छत्तीसगढ़ में बरसात होती नहीं, परंतु इन फसलों को भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कम होती है।
अतः यह फसलें जो होता है किस पे निर्भर करती है, सिंचाई पर निर्भर, क्योंकि कम पानी की आवश्यकता होती है इसमें, इसलिए इन्हें रबी ठंडी के समय में किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कम पानी की आवश्यकता। अब रबी की फसल में ऊपर में खरीफ की फसल में धान, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का बता दिया। इसके अलावा आप उड़द, मूंग, अरहर, जूट, कपास, गन्ना, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, ये सब फसलें याद रखिएगा खरीफ की फसल में। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, एक मिनट यार, यहाँ पे सरसों, सूरजमुखी, अलसी रबी की फसल में आती है। खरीफ की फसल में तिल, मूंगफली आती है। तिल, मूंगफली और सोयाबीन, ठीक है, ये फसलें आती हैं। खरीफ की फसलों, रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, इतना याद रखिएगा। सरसों, सूरजमुखी, अलसी। अब नेक्स्ट जो है आप देखिए जायद की फसलें। तीसरा जो है वो जायद की फसलें। इसकी जो अवधि रहती है, ड्यूरेशन रहता है 15 फरवरी से 15 जून। कौन सा? ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल में क्या किया जाता है? इसे बोया जाता है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इन्हें काटा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि गर्मी के दिन में है, ना वर्षा होती है, इसलिए सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जायद की फसलों में क्या आता है? खीरा, ककड़ी, जो गर्मी के दिन में मिलते हैं हम लोग को, तरबूज, ठीक है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जो है जायद की फसलें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और नकदी या वाणिज्यिक फसलें में, ठीक ना, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कृषि शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो कृषि की स्थिति है वो, इसमें जो डाटा रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ाऊंगा उस टाइम में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। उसके बाद बारी बारी से हम लोग एक्स्ट्रा जो फसलों के प्रकार होते हैं, बागवानी फसल, उसके बारे में पढ़ेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन विकास, ठीक है ना, मत्स्य संसाधन, कृषि विभाग से संबंधित कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में, कृषि जलवायु प्रदेश, फसलों के प्रमुख किस्म के बारे में पढ़ेंगे कि धान का कौन कौन सा किस्म मिलता है छत्तीसगढ़ में, एग्जाम जरूर आता है, गेहूं का कौन सा है, ठीक है, सोयाबीन, कुल्थी, कोदो, रागी, ये सब का कौन कौन सा किस्म है जो छत्तीसगढ़ में मिलता है, उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद कृषि जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वन और वन्य संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन, वन और वन जो वन जीव संपदा, ठीक है, वन तथा वन जीव संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।